हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग करते हैं आज इकोलॉजी के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो है इकोलॉजी के जो पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं वो रिवाइज करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी के बाहर के। इसके पहले हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट के क्वेश्चन कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग कर चुके हैं जेनेटिक्स यूनिट के क्वेश्चन और इवोल्यूशन भी खत्म कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। सबसे पहले हम लोग इकोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। पहली बेसिक बात, इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी एग्जाम में आता है कौन है? तो इकोलॉजी के फादर जो है रेटर हैं। कुछ नई बुक्स में लिखा हुआ है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो याद रखिए, फादर ऑफ इकोलॉजी अगर पूछता है आपसे तो आपको टिक करना है रेटर, दे रखा होगा, दोनों में से कोई दे रखा होगा, या फिर आपको टिक करना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये हो गया। अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, अगर इंडिया की बात आती है तो ऐसे केस में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी होती क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। ये इस ऑर्गेनिज्म इस जीव का इस ऑर्गेनिज्म का बाकी जीवों के साथ, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, साथ ही साथ इस इन्वायरमेंट के साथ, तो इस ऑर्गेनिज्म का बाकी जीवों के साथ और इसके आसपास के इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो संबंध होता है, इस संबंध की स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। कहने का मतलब ये है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड विद इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है ऑट इकोलॉजी इज द। ऑट इकोलॉजी क्या है? तो ऑट इकोलॉजी का मतलब होता है जब एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे या एक सिंगल स्पीसीज के लेवल पे जब जो है स्टडी की जाती है इकोलॉजी की, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑट इकोलॉजी। तो आंसर इसका जाएगा रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। अब जो है इसके साथ, चूंकि ऑट इकोलॉजी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एग्जाम्पलर में दे रखा है, तो याद रखना जरूरी है कि ऑट इकोलॉजी के साथ एक और टर्म होता है सिन इकोलॉजी। अब ये सिन इकोलॉजी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये ऑट इकोलॉजी के साथ में सिन इकोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब जब डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप की स्टडी करते हैं हम लोग इकोलॉजी में, तो उसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। तो जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज आ जाए तो सिन इकोलॉजी। जब सेम ग्रुप ऑफ स्पीसीज रहे, या फिर जो है एक सिंगल इंडिविजुअल रहे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहे, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। और जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज आ जाए, मतलब बात हो रही है अब कम्युनिटी की, तो जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज बोल दें या कम्युनिटी बोल दें, तब उसको बोलते हैं हम लोग सिन इकोलॉजी। बेसिक डिफरेंस याद हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दो टर्म और देख लीजिए। एक होता है टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं वो सेम स्पीसीज के हैं, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन मान लेते हैं एक एरिया है, एक कोई एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ इंसान बैठे हुए हैं, ये इसमें जो है यहाँ पे इसी एरिया में जो है इस जगह पे कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ जो है दूसरी कोई जात, जैसे कि मान लेते हैं बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, तो एक ग्रुप बिल्लियों की है, यहाँ पर ग्रुप कुत्तों की है, और यहाँ पे ग्रुप इंसानों की है। ये सारे जो है, इन सारे जो है एक एरिया में हैं, तो ये जो है पूरा सब, ये एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन, ये डिफरेंट दो तीसरी पॉपुलेशन। तो जब बहुत सारी पॉपुलेशन जो है आपस में मिलकर इंटरेक्ट करती हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं, मतलब यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जबकि पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोटोन। इकोटोन क्या होती है? इकोटोन जो है एक ट्रांजिशन जोन होता है दो कम्युनिटी के बीच में। इकोटोन एक जो है ट्रांजिशन जोन होता है दो कम्युनिटी के बीच में। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल है कि हमारे पास मार्स लैंड। अब जो मार्स लैंड है,
यानी कि दलदली जो ज़मीन है, ये दलदली ज़मीन में ना बहुत अधिक पानी है और ना बहुत अधिक यहाँ पे सूखा है, मतलब मिट्टी है। तो ऐसे केस में मार्शलैंड जो है एक ट्रांजिशन जोन हो गया। कैसी कम्युनिटी के लिए? ड्राई कम्युनिटी के लिए और वेट कम्युनिटी के लिए। इन दोनों के लिए ट्रांजिशन जोन क्या हो गया? मार्शलैंड हो गया। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल होता है, आपने सुना होगा एस्चुरी। एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी भी एक ट्रांजिशन जोन है। किसके किसके लिए? फ्रेश वाटर के लिए और साल्ट वाटर के लिए। वो जगह जहाँ पे फ्रेश पानी और जो है साल्ट पानी आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी भी ट्रांजिशन जोन हो गया, फ्रेश वाटर के लिए और साल्ट वाटर के लिए। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इज नोन एज इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, स्फीयर मतलब गोला। तो लिविंग गोला क्या है? हमारा अर्थ है, जिसके ऊपर लिविंग गोला मतलब लिविंग चीज़ जहाँ पाई जाती हों। तो लिविंग स्फीयर यानी कि लिविंग गोला तो क्या हो गया? कंपोज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट। तो वो सारे लिविंग जीव जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल निके। तो ये जो है बहुत लोग पूछते हैं इकोलॉजिकल निके क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इसमें बताया जाता है इकोलॉजिकल निके क्या होता है। ये इकोलॉजिकल निके जो है क्या है? ये है फिजिकल पोजीशन, ये है फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर जो है एक स्पीसीज का क्या रोल है और जो है क्या पोजीशन है, ये कहलाती है उसकी इकोलॉजिकल निके। एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे कम्युनिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंसानों की है, यहाँ पे बताया था हमने, मान लेते हैं कुत्तों की पॉपुलेशन है और यहाँ पे बिल्ली की पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन है। अब जो है इस पूरी कम्युनिटी में मान लेते हैं कि एक हमारे पास जो है स्पीसीज यहाँ पे बिल्लियों की है। इस बिल्ली का जो है पोजीशन क्या है यहाँ पे और क्या इसका रोल है इस कम्युनिटी में, ये कहलाती है इकोलॉजिकल निके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोरल क्लाइमेट हैव। एलेंस रूल कहते हैं कि जो है ऐसे मैमल्स, बात यहाँ मैमल्स की, और ये सारे जीव मत इसमें अप्लाई कर देना, ऐसे मैमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है जो कोल्डर क्लाइमेट पे पाए जाते हैं, उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी होती हैं। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है जो बॉडी के किनारे वाले पार्ट होते हैं वो छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उनके कान छोटे होते हैं, उनकी जो लिम्स हैं, उंगलियां हैं, वो छोटी होती हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका? शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, फोर लिम, हैंड लिम। तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट कंसंट्रेशन सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर इन पार्ट्स पर थाउजेंड। तो पीपीटी यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड में जो है साल्ट कंसंट्रेशन को नापते हैं और सी में पूछा गया, समुद्र में पूछा गया कितना होता है। तो देखिए इनलैंड वाटर यानी कि जो पानी जो है धरती के अंदर है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो लेस देन 5 होता है। मतलब इनलैंड वाटर के लिए क्या हो जाएगा? 0 to 5 यानी लेस देन 5, ये हो जाएगा इनलैंड वाटर के लिए यानी कि ज़मीन के अंदर पानी के लिए। जो समुद्र के अंदर पानी होता है, सी के बारे में बात हो रही, तो वहाँ होता है 30 से 35। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? 30 से 35। अगर आपसे पूछता है कि जो है हाइपर सलाइन लेग्यून के लिए कितना होता है, तो फिर वो जो है 100 से ज़्यादा होता है हाइपर सलाइन लेग्यून के लिए। तो इनलैंड वाटर का याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है और ये तो आ ही चुका है 30 से 35 सी के लिए। तो आंसर इसका है डी, सी यानी कि समुद्री पानी के लिए डी 30 से 35 होता है सलाइनिटी, 30 से 35 पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फार्मुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर बनता है तो उसके लिए जो है मीन एनुअल टेम्परेचर कितना होना चाहिए और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होना चाहिए। मतलब एक साल में जो है कितनी जो है एवरेज टेम्परेचर होनी चाहिए और एक साल में जो है कितनी एवरेज प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन का मतलब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पानी का गिरना, चाहे वो पानी रेन के फॉर्म में हो और चाहे वो पानी स्नो के फॉर्म में हो। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन या स्नो, इसका अर्थ पे गिरना। तो फिर जो है कितनी बारिश हो रही कहने का मतलब है और कितना टेम्परेचर जो है एनुअल मीन एनुअल बना रहता है।
तो उसके लिए जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए कितना बना रहता है ये बताना है हमको आंसर में। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए या किसी के लिए भी कितना होता है टेम्परेचर मीन और कितना होता है रेन, इसको हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से एनसीईआरटी के फिगर से ही। ये एनसीईआरटी का फिगर आप देख पा रहे हैं। इस एनसीईआरटी के फिगर में ट्रॉपिकल के लिए पता करना है हमको। तो देखिए ट्रॉपिकल के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो है जो जो बारिश है वो देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के आगे तक गया है, मतलब 4 सेंटीमीटर के आसपास और बारिश हो रही है तो फिर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेगा। शुरुआत कहाँ से हुई है? लगभग 150 या 200 के आसपास से शुरुआत हुई है, यानी कि 400 के आसपास अगर बारिश होती है तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। अगर कभी मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में जो है टेम्परेट पूछ देता तो आप उसमें याद रखते हैं 250 के आसपास टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होती है। और टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ट्रॉपिकल में आपने बारिश देखी 450 या 400 के आसपास, और जो टेम्परेचर देख पा रहे हैं आप ये 20 से 25 के बीच में टेम्परेचर बना रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 20 से 25 से टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। तो ये तो आपने ट्रॉपिकल के लिए याद कर लिया। इसके साथ बाकियों के लिए याद करना जरूरी है। कोनीफेरस देखिए कोन जैसा बना हुआ है तो कोनीफेरस याद कर लीजिए। तो कोनीफेरस में कितना 250 तक मैक्सिमम है और स्टार्टिंग तो 50 के आसपास से है। ग्रास लैंड में 100 से कम बारिश होती है। डेजर्ट में तो 50 से भी कम बारिश हो रही है डेजर्ट में, तो ये सब याद रखना है। 50 से कम डेजर्ट, 100 से कम ग्रास लैंड, टेम्परेट 250 से कम, ट्रॉपिकल 450 के आसपास, कोनीफेरस 250 के आसपास। तो ये सारे पॉइंट हमको याद करने हैं। तो ये ग्राफ एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से अपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन तो इसमें क्या पूछा गया है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होगा। तो 400 को वाला जो मिल गया वही आंसर सही है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, 20 से 25 आया था, 18 से 25 मान लिया। और यहाँ पे क्या सही करना है हमको? 4 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या चला जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, बाकियों का भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जब ये एक आ गया तो बाकी वाले भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल में एक लिखा है तो बाकी वाले भी आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट ग्राउंड। तो देखिए अगर जो है फॉरेस्ट में प्लांट है तो ऐसे केस में कौन से प्लांट जो है लाइट कंडीशंस को जो है ग्राउंड पे जो है कंट्रोल करेंगे। मान लेते हैं फॉरेस्ट में ये पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ लगे हुए हैं ढेर सारे। अब ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ऐसे केस में जो बड़े वाले ट्री हैं, जो टॉल ट्री हैं, जब इनके ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट नीचे जा ही नहीं पाएगी। इसका मतलब नीचे वाले जो यहाँ पे प्लांट हैं इनको लाइट ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है फॉरेस्ट में? टॉल ट्रीज, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What will happen to well growing herbaceous plant in the forest if it is transplanted outside the forest in park। एक हर्बेसियस यानी कि एक साग वाला प्लांट है, साग वाला प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट है, उसको जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है फॉरेस्ट में। उसको जो है हम ट्रांसप्लांट करके ले आएँ पार्क के अंदर, उसको पार्क में लगा दें तो क्या होगा? जब हम किसी को किसी नेचुरल प्लेस से लेके ला के दूसरी जगह पे उगाएंगे तो ऐसे केस में जो है उसका जो इन्वायरमेंट है जो उस जगह पे था वो इन्वायरमेंट, वो जलवायु बदल जाएगी। इसका मतलब जो है उसका जो सूक्ष्म जलवायु उसके लिए जो खुद के लिए जो जलवायु है वो बदल जाएगा। और ऐसे केस में जो है बस सर्वाइव नहीं कर पाएगा नए एरिया में। तो सर्वाइव नहीं कर सकता है, सर्वाइव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आंसर इसका जाएगा मे नॉट सर्वाइव बिकॉज चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन ए पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जब हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ रेट, जब रेट के बारे में बात की जाए तो रेट आप जानते हैं, रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन नंबर अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है रेट या ग्रोथ रेट। तो देखिए चेंज इन नंबर कितना हुआ, 50 थे शुरू में और बढ़ कितने हो गए 150 मतलब चेंज कितने का आया 100 का चेंज आया। तो चेंज इन नंबर 100। टाइम कितना है 1 घंटा, 0 से 1 घंटा मतलब 1 घंटा कुल मिला के। तो 100/1 मतलब कितना आएगा 100।
तो आंसर हो जाएगा 100 पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द परसेंट ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट नहीं पूछा, यहाँ पूछा है परसेंट ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर। पर इंडिविजुअल पर आवर मतलब पर कैपिटा पर आवर। जब इतना लग के आया, जब पूछे एग्जाम में परसेंट ग्रोथ पर इंडिविजुअल पर आवर पूछे, या फिर पूछे आपसे बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर, दो चीज़ें पूछे अगर, या तो ग्रोथ पूछे पर इंडिविजुअल पर आवर या फिर पूछे बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर, तो ऐसे केस में जो है हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो है आपके फार्मूला दे रखा है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में फार्मूला दे रखा है, वहाँ दे रखा है कि अगर जो है हमको निकालनी है बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर या बर्थ रेट पर कैपिटा, तो वो कैसे करेंगे, वहाँ दे रखा है। तो उसको निकालने का तरीका दे रखा है, बर्थ रेट इज इक्वल टू दे रखा है नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन इनिशियल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल कितने हो गए, 50 से 150 हुआ था, 50 से 150 हुआ मतलब कितने इंडिविजुअल नए हुए थे, 100। इनिशियल कितने थे, 50, तो 50 दूनी 100 यानी कितना आया 2, यानी कि जो है कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो बर्थ कितनी हो गई, बर्थ रेट कितनी आई यहाँ पे, 2 आई, 2 यूनिट आई है बर्थ रेट। अब यहाँ पे परसेंट में अगर पूछा गया है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको हम, तो 200 आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंट आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर। तो अगर एक पॉपुलेशन में यंग इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, अगर यंग इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो है यंग इंडिविजुअल जो है अधिक रिप्रोडक्शन करेंगे तो कुछ समय बाद जो है जो प्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, तो इट विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पैरामीटर आर यूज्ड टू टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो हमारे कंट्री में जो है टाइगर सेंसस यानी टाइगर की गणना करने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऐसे केस में टाइगर के जो है पग मार्क्स को जो है देखते हैं और उनके फीकल मैटर को जो है हम लोग देखते हैं, उसकी गिनती करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कितने टाइगर होंगे हमारे यहाँ जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? एक दिए हुए वास स्थान में कौन जो है आवश्यक रूप से जो है घटा देगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। तो अगर जो है पॉपुलेशन में जो है डेंसिटी कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है अगर पॉपुलेशन में जो है बर्थ रेट बढ़ जाए, बर्थ हो पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, या फिर जो है लोग आ जाए पॉपुलेशन में, इनकमिंग इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये हो जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर पॉपुलेशन में डेथ हो और जो है या फिर लोग चले जाएं तो इन दो वजहों की वजह से क्या होती है, पॉपुलेशन में डिक्रीजमेंट होती है। डेथ को बोलते हैं मॉर्टेलिटी, डेथ रेट को बोलते हैं मॉर्टेलिटी, यानी कि मॉर्टेलिटी अगर हो या फिर एमिग्रेशन हो तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी, यानी कि सी आंसर जाएगा। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ यानी कि बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसका 14वें का आंसर सी हो गया। ए प्रोटोजोवन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोवन इट्स ए पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। अब यहाँ पे एक आपको कॉमन पॉइंट याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए जब बाइनरी फिशन होती है तो बाइनरी फिशन में एक इंडिविजुअल से 2 नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे जब माइटोसिस होती है तो वहाँ पे भी एक इंडिविजुअल से, एक सेल से 2 नई सेल बनती हैं। तो एक कॉमन फार्मूला याद रखिए, जब भी आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यू सेल्स कितनी बनेंगी, तो एक फार्मूला याद कर लीजिए 2 की पावर n। ये तब लगाइएगा जब जो है एक बार में 2 बनते हों। ठीक है, 2 की पावर n फार्मूला लगाइएगा, जहाँ पे n जो है ये है नंबर ऑफ जनरेशन 2 की पावर n,
अब आपसे पूछा गया है कि कितनी जो है पॉपुलेशन होगी, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 की पावर n, और 2 की पावर n लगाएंगे। जनरेशन कितनी है, 6 जनरेशन, 6 पीढ़ियाँ, तो 2 की पावर 6 कर देंगे, और 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आंसर आपका आएगा। यानी कि 6 जनरेशन में कितनी प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन हो जाएगी, 64, यानी कि सी आंसर। तो 2 की पावर n फॉर्मूला याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन 2005 फॉर ईच ऑफ 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन ए कंट्री, 0.028 were born and 0.008 died during the year. Use exponential equation the number of people present in 2015 is predicted as। मतलब बताया कि 2005 में जो है जो पॉपुलेशन है वो 14 मिलियन है, और जो है 0.028 पैदा हुए, 0.008 जो है ये मर गए इतने सालों में। तो आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज करके बताइए कि 2015 में कुल कितनी पॉपुलेशन है या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए अब जो है यहाँ दे रखा है आपका कि जो यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में हमको इस्तेमाल करना है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो, पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में। तो उसमें इक्वेशन दे रखी है एक dn, अब स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, dn/dt इज इक्वल टू rn, ये वहाँ आपने पढ़ रखा होगा। वेयर dn इज इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन इन टाइम dt, और dt जो है चेंज इन टाइम है। तो आगे जो r है वो है b माइनस डी। आर का मतलब आपको पता होगा, आपने देखा होगा वहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में b माइनस डी। b माइनस डी मतलब बर्थ माइनस डेथ, और n जो है उस समय पे जो पॉपुलेशन है वो 2014 में जो पॉपुलेशन है वो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ये फार्मूला समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास dn/dt, ये फार्मूला इसको इस्तेमाल करना है। पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रखेंगे, b माइनस डी। b कितना दे रखा है, b दे रखा है आपको क्वेश्चन में 0.028, ये दे रखा है b। अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था हमने, जूम करके फिर से दिखा देंगे जूम करके आपको। तो r की वैल्यू दे रखी है 0.028, और r हो गया। b माइनस डी क्या होता है, d क्या होता है, d यहाँ दे रखा होगा आपको 0.008, ये दे रखा है 0.008, ये हो गया 0.008। अब 0.028 से 0.008 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, घटा के देख लीजिए कितना आ रहा। तो 0.028 से घटाया आपने 0.008, तो कितना आया 0.02, ये आपका आया। मतलब आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है, dn/dt में आपकी r की वैल्यू आ चुकी है। अब dt कितना है, चेंज इन टाइम कितना है, तो 2005 से स्टार्ट किया, 2005 से स्टार्ट किया 2015 तक गए हैं। 2005 से 2015 तक मतलब dt कितना हो गया, 10 साल हो गया। 2005 से 2015 कितना हुआ, 10 ईयर हो गया। अब आपके पास r आ चुका है 0.02, dt आ चुका है 10 ईयर। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 14 मिलियन दे रखी है, ये देखिए 14 मिलियन। तो n की वैल्यू भी आ गई 14 मिलियन। मतलब हमारे पास इस पूरे फार्मूले में dt की वैल्यू 10 साल पता है, r की वैल्यू 0.02 निकाल ली हमने, n की वैल्यू 14 मिलियन दे रखी है। मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, dn निकाल सकते हैं। चलिए इस सारी वैल्यूज को हम रखते हैं इस क्वेश्चन में। तो फार्मूला था हमारा dn/dt, dt की जगह पे कितना साल हो गया 2005 से 2015 तक, 10 साल। r की जगह पे कितना निकाले थे हम लोग 0.02, और n की जगह पे कितना 14 मिलियन। ये कितना निकल के आया, 14 दूनी 28, और 10 से 10 ए भी है, ये 10 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा ये, कुल मिला के आएगा ये 14 दूनी 28.28 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 2.8। तो यहाँ से हमको dn की वैल्यू मिल गई कितनी, 2.8। यहाँ समझ में आ गया। तो dn की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2.8, dn हमारा निकल गया 2.8, सिंपल। अब जो है dn क्या है, dn है चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन, समय बीतने पर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो मतलब dn इज इक्वल टू
लिख सकते हैं पॉपुलेशन इन 2015 माइनस पॉपुलेशन इन 2005। ठीक है, 2015 में पॉपुलेशन कितनी होगी यही तो निकालनी है हमको। ये ज़्यादा होगी 2005 से, और जब भी चंद निकालते हैं तो बड़े में छोटे घटा रहे हैं हम, घटाते हैं हमेशा। तो चंद निकालेंगे तो फिर जो है फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया हमने, तो डी एन वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.8। 2.8 को रफली 3 मानिए, 0.2 ही तो कम है 3 से। पॉपुलेशन में इतना बहुत देख लीजिए, इतना बहुत जो है हम लोग कर सकते हैं। तो डी एन जो है जो 2.8 है इसको 3 मान लीजिए, ये लीजिए। नहीं मानेंगे तब भी अल्टीमेटली हमारा जो है लगभग में आंसर उतना ही आएगा। तो ये हो गया 2.8 डी एन। एन निकालना है 2015 माइनस 2005 में पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 14। अब ये 14 जो है जब इस तरफ आएगा तो 14 प्लस में हो जाएगा, तो 2.8 प्लस 14, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8 प्लस 14। 2.8 प्लस 14 कितना आएगा, ये रफली जो है आएगा 16.8, मतलब 17 आएगा रफली। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से बोलिएगा, मैं जो सॉल्व करके फिर से आप बता दूंगा। कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। आंसर क्या हो गया इसका, 17। सिंपल क्या किया आपने, सिंपल आपने फार्मूला लगाया डी एन इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर की वैल्यू बी माइनस डी होती है, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। बी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है 14 मिलियन। और यहाँ पे डी टी भी 10 साल हो गया, 2005-2015 तक। डी एन आपको पता है क्या होता है, डी एन होता है फाइनल पॉपुलेशन, यानी 2015 की पॉपुलेशन माइनस 2005 की पॉपुलेशन। 2005 की पॉपुलेशन ये 15 वाली निकालनी है, और डी एन की वैल्यू में यहाँ से पहले ही निकाल चुके हैं, आराम से कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये नीट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अमेंसिलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर। अमेंसिलिज्म जो है एक एसोसिएशन है, इसमें दो स्पीसीज होता है। क्या अमेंसिलिज्म में यह एक निगेटिव और एक जीरो इंट्रैक्शन है। नेगेटिव जीरो इंट्रैक्शन है, नेगेटिव को बोलते हैं डेट्रीमेंटल, जीरो का मतलब जो है न्यूट्रल। तो नेगेटिव जीरो इंट्रैक्शन है, इसमें एक को तो नुकसान होता है, एक को ना नुकसान होता ना फायदा होता है। तो वन स्पीसीज हार्म्ड यानी नुकसान हो रहा है एक को, दूसरा अनअफेक्टेड है, इसको बोलते हैं अमेंसिलिज्म। लाइकेन आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, सबको पता है, इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। एल्गी प्लस फंजाई इसका लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्सल रूट पैरासाइट। तो सैंडलवुड, चंदन की जो लकड़ी होती है ये पार्सल रूट पैरासाइट है। मिस्ट लेटोई ये भी एक पैरासाइट है, इसको हेमी पैरासाइट बोलते हैं। आरो बैंकी ये भी एक पैरासाइट है, रूट पैरासाइट है। ग्योडर्मा ये भी एक पैरासाइट है, लेकिन पार्सल रूट पैरासाइट क्या है, सैंडलवुड है, याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इट्स लाइफ। तो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो आपकी एनसीईआरटी में जो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दे रखा है एक बार बैम्बू। तो बैम्बू तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा अब, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। बनाना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बार होता है उसकी लाइफ में। एसेक्सुअल तो होता है राइजोम वगैरह से, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है बनाना में, उसके लाइफ में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली और बनाना में होता है। ठीक है, थैंक यू।